Hello student, my name is Jay Kusing. Today will be start on the physics class CBSE board class 11 chapter 1. चैप्टर 1 हमारा जो पहला चैप्टर है वो हमारा फिजिकल वर्ल्ड। हम लोग इस संसार में फिजिक्स का क्या यूज़ है या किस तरह से फिजिक्स का हम यूज़ करते हैं वो आज हम बताएंगे इस वीडियो में। तो हम आज में बताएंगे सबसे पहले कि व्हाट इज फिजिक्स। तो हम लोग कह सकते हैं फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विच इज डील्स विद नेचर। ये बोल सकते हैं, बहुत सिंपल और स्मॉल छोटा सा एक पॉइंट्स है कि फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विथ स्टडी डील्स विथ नेचर बोल सकते हैं या डील्स विथ नेचर। ठीक है, प्रकृति के बारे में उसके साथ जो हम लोग स्टडी करते हैं वही हमारा फिजिक्स है, या हम इसको दूसरे भाषा में कहें तो लॉज एक्सप्लेन विथ फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, बहुत ही सिंपल पॉइंट है। लॉज एक्सप्लेन विथ फिजिकल वर्ल्ड। ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही पॉइंट्स है, एकदम एग्जैक्ट आंसर जो है ये बहुत ही लार्ज एक्सप्लेन विथ फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड के साथ हम लोग जो किसी लॉ को एक्सप्लेन करेंगे वही फिजिक्स है, या हम एकदम सिंपल भाषा एनसीईआरटी की लैंग्वेज बोले तो फिजिक्स इज द ब्रांच ऑफ साइंस विथ स्टडी विथ नेचर, यानी नेचर के बारे में जो हमारा फिजिक्स है। अब हम इसके बारे में जानते हैं फिजिक्स क्या है। फिजिक्स है वेव, जैसे फ्लो ऑफ वाटर, जैसे फिजिक्स अंडर द फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर आता है सब। फैन का चलना दिट इज फिजिक्स। इमेज का बनना फिजिक्स। ठीक है, तो इसे ऑल अबाउट जैसे फिजिक्स आप देख सकते हैं लॉज एक्सप्लेन विद फिजिकल वर्ड। फिजिकल वर्ड में जितने भी चीज़ें चल रही हैं वो एक तरह फिजिक्स है। मैं तो चाह रहा हूँ पूरी फिजिक्स में आ जाए, तो इस तरह की जितनी भी चीज़ें हैं सब फिजिक्स हैं। अब हम फिजिक्स के जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो हम बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स के बारे में बताएंगे। तो दो तरह के प्रिंसिपल हम लोगों ने जनरली स्टडी किया है। दो तरह के फिजिकल के अंडर दो तरह के पॉइंट्स हम लोग स्टडी किए हैं। पहला है जैसे हम लोग किसी भी फिजिक्स को, बहुत सारे रूल नियम कानून को किसी एक फंडा के अंदर पढ़ें जिसको यूनिफिकेशन बोलते हैं। तो पहला फिजिकल बेसिक प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स में हम क्या करते हैं, पहला हम लोग पढ़ते हैं यूनिफिकेशन। यूनिफिकेशन हम लोग पहला है, इसका हम लोग पढ़ रहे हैं यूनिफिकेशन का मेन जो हमारा मोटिव है, यूनिफिकेशन होता क्या है। बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स में यूनिफिकेशन हमारा वही पॉइंट्स है जैसे हम लोग बहुत सारे नियम को किसी एक नियम के अंदर पढ़ें। जैसे कंजर्वेशन हम लोग पढ़ते हैं तो कंजर्वेशन, मास कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, तमाम मोमेंटम कंजर्वेशन। तो इस तरह के जो कंजर्वेशन ऑफ फिजिक्स है यूनिफिकेशन है, यानी किसी एक नियम के अंदर बहुत सारे हम लोग वर्ड पढ़ें। ठीक है, तो ये सब हमारे यूनिफिकेशन के अंदर आता है। इसके अंदर बहुत सारे आते हैं, मास कंजर्वेशन, इसमें मास कंजर्व होता है तो हम कंजर्वेशन की बात करते हैं तो कंजर्वेशन। तो इसलिए उसके बाद हम लोग क्या करें, एनर्जी कंजर्वेशन। तो इस तरह की जो पॉइंट्स हैं तमाम है, लिखेंगे तो भर जाएगा बोर्ड। ठीक है, तो ये जो हम मतलब इसका सिंपली वर्ड है कि बहुत सारे नियम कानून को किसी एक रूल के अंदर हम लोग पढ़ें, उसके अंदर डीपली स्टडी करें, यही हमारा यूनिफिकेशन। यूनि मतलब सिंगल, यूनिफिकेशन। ठीक है, तो इसमें हम लोग यूनिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे कि जब हम बहुत सारे रूल कानून को एक किसी पॉइंट के अंदर यानी इसके अंदर ही पढ़ते हैं, सभी कंजर्वेशन, सभी एनर्जी। ठीक है, तो इस तरह के जो हमारा होता है ये यूनिफिकेशन के अंदर आता है। ठीक है, दूसरा है जैसे हम लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की बात करें, जैसे हम लोग बात करें एप्पल फॉलिंग, इसमें एग्जाम्पल हम दे दें जैसे एप्पल फॉलिंग। ठीक है, एप्पल फॉलिंग हो गया। ठीक है, अर्थ रिवॉल्व्स, सॉरी सन रिवॉल्व्स। हम दूसरा अगर पॉइंट हम लोग दें तो मून रिवॉल्व्स कर सकते हैं, मून रिवॉल्व्स। ये सब किसके अंदर आता है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। तो ये सब इसी के अंदर आता है। तो यही हमारा मेन पॉइंट्स है। यूनिफिकेशन का मतलब ये होता है कि हम बहुत सारे नियम कानून को किसी एक के अंदर पढ़ें। तो एप्पल फॉलिंग ही लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, मून का रिवॉल्व होना भी एक लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। तो इस तरह के जो सिस्टम है वो सब हमारे आते हैं यूनिफिकेशन के अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया होगा। अब हम जो दूसरा बेसिक पॉइंट्स पढ़ते हैं, तो दूसरा बेसिक पॉइंट पढ़ते हैं वो होता है रिडक्शनिज्म। ठीक है, वो क्या होता है, रिडक्शनिज्म। रिडक्शनिज्म
रिडक्शनिज्म, दिस इज द इम्पोर्टेंट पॉइंट। सो हम इसमें ज़्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे, इसमें हम बस इतना बता दें रिडक्शनिज्म में कि रिडक्शन का मतलब क्या होता है, टूटना, अलग अलग करना, रिडक्शन, रिड्यूस होना, केमिस्ट्री में हमने पढ़ा होगा। तो रिडक्शन का मतलब होता है कि अलग अलग पार्ट में डिवाइड होना। तो रिडक्शनिज्म में हम आपको बताएंगे कि जैसे हमारे बहुत सारे कॉन्सेप्ट एक साथ लग रहे हैं किसी भी फिजिक्स में। जैसे हमने क्या किया, एक बॉल को थ्रो किया तो काइनेटिक एनर्जी, फिर बॉल स्टॉप हुई, जैसे पोटेंशियल एनर्जी, सो बॉल जब टकराई कोलिजन एनर्जी। तो इस तरह के जो पॉइंट्स हमारे होते हैं रिडक्शन होते हैं, तो हम एक साथ डील करने के अलावा इनको हम किसी पार्ट टू पार्ट डील करेंगे। यानी पहले हमने काइनेटिक एनर्जी लगाया, फिर पोटेंशियल लगाया, फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन लगाया, इस तरह से दोनों पार्टिकल्स आपस में कोलिजन किया, कोलिजन एनर्जी लगाया। तो इस तरह के जो रिडक्शनिज्म है ये सब इसके अंदर हम आते हैं रिडक्शनिज्म के अंदर। किसी भी बड़ा से बड़ा कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम deals with complex problem deals with the smallest part solve, ठीक है ना। यानी कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम को, बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम को हम लोग छोटे छोटे पार्ट में कर करके सॉल्व करेंगे, यही हमारा रिडक्शनिज्म है। क्लियर, ये दो पॉइंट्स आपको बहुत ज़्यादा ही क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग बात करते हैं तीसरा जो पॉइंट, स्कोप ऑफ फिजिक्स की बात हम करेंगे। फिजिक्स की क्या स्कोप है हमारी लाइफ में, ठीक है। तो फिजिक्स का स्कोप बहुत बड़ा है, आप लोग देखिएगा, ये सब पॉइंट नोट करते चलिएगा। बेसिक है, पहला चैप्टर एक्चुअली ज़्यादा लोग पढ़ाते नहीं है, तो इसलिए मैंने इनको बताया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है फिजिक्स के बारे में जानना। और ये मैं बता दूं कि IIT JEE के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, तो क्लास 11th के बेस पे ठीक है, इसमें ज़्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं। अब आता है स्कोप ऑफ फिजिक्स। स्कोप ऑफ फिजिक्स, अब देखिए फिजिक्स का तो हम लोग अलग अलग माध्यम से यूज़ करते हैं, अलग अलग स्कोप है इसका, अलग अलग क्षेत्र में, चाहे वो थर्मोडायनेमिक्स के क्षेत्र ले लीजिए, चाहे मैकेनिक्स का क्षेत्र ले लीजिए, ठीक है, या हम लोग क्षेत्र ले लें, किसी भी क्षेत्र को लेते हैं तो अलग अलग फिजिक्स का स्कोप है। सबसे पहला हमारा जो स्कोप है इसका माइक्रोस्कोपिक, ये दो पार्ट में मेनली डिवाइड हो गया है। एक होता है माइक्रोस्कोपिक, दूसरा होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोप। तो एक होता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक। तो माइक्रोस्कोपिक जो होता है ये क्लासिकल फिजिक्स है, जैसे आप लोगों ने सुना हो क्लासिकल डांस यानी पुराना नृत्य। तो ये जो हमारा माइक्रोस्कोपिक के अंदर आता है ये होता है क्लासिकल फिजिक्स, बहुत ही पुराना नियम कानून, ठीक है। और दूसरा जो आता है माइक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक में आता है मॉडर्न फिजिक्स, ठीक है ना। माइक्रोस्कोपिक के अंदर क्या आता है, इसको हम क्वांटम फिजिक्स बोलते हैं, या हम इसको माइक्रो मॉडर्न बोलते हैं, क्वांटम फिजिक्स। तो हम लोग देखेंगे यहाँ पे माइक्रोस्कोपिक में क्लासिकल फिजिक्स में क्या है। क्लासिकल फिजिक्स में हम लोग स्टडी करेंगे मेनली जो है, क्लासिकल फिजिक्स में जो स्टडी करेंगे हम मैकेनिक्स की करेंगे, थर्मोडायनेमिक्स की करेंगे और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स करेंगे, ठीक है। तो इस तरह के जो स्टडी करेंगे हम सब माइक्रो ऑप्टिक्स वगैरह आएगा, ये आएगा आपका माइक्रोस्कोपिक यानी क्लासिकल फिजिक्स में। अब आता है जो माइक्रोस्कोपिक, और माइक्रोस्कोपिक जो आता है इनके अंदर हम लोग जो स्टडी करेंगे माइक्रोस्कोपिक के अंदर वो आता है आपका फिजिकल स्टीम, ठीक है, इसको मॉडर्न फिजिक्स बोल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग ज़्यादातर पढ़ेंगे क्लासिकल फिजिक्स, ठीक है। तो क्लासिकल फिजिक्स में चार पार्ट में डिवाइड है आपका। पहला है मैकेनिक्स, ठीक है, पहला मैकेनिक्स है, दूसरा थर्मोडायनेमिक्स, ठीक। जो तीसरा पॉइंट है वो आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। और जो चौथा पॉइंट है वो इसी के अंदर आएंगे, चौथा ऑप्टिक्स, ठीक है। तो हम लोग देख लेंगे जो क्लासिकल फिजिक्स हैं इनके अंदर हम लोग पढ़ें तो चार फिजिक्स आता है, मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड ऑप्टिक्स। तो इस तरह की चीज़ों को ध्यान दें। अब हम देखेंगे इसमें कि मैकेनिक्स के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे। तो जानते हैं मैकेनिक्स, जैसे हम लोग इसमें पढ़ेंगे मोशन, ठीक है, लॉ ऑफ मोशन। तो इसके अंदर हमारा जो पहला पॉइंट है, तमाम पॉइंट है लेकिन हम कुछ पॉइंट्स बता दे रहे हैं। इसके अंदर हम लोग पढ़ेंगे मोशन, पहला पॉइंट जो, ठीक है। दूसरा पॉइंट्स क्या पढ़ेंगे, एनर्जी के बारे में भी हम लोग इसके अंदर नहीं आता है मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। मोशन के बाद आता है जैसे फ्रैक्शन, ठीक है, मोशन हो गया, फ्रिक्शन हो गया, उसके बाद आपका आता है वेव, ये सब मैकेनिक्स के अंदर आते हैं, ठीक। वेव हो गया, उसके बाद है आपका मोशन ऑफ इवोल्यूशन बोल सकते हैं, ये तो इसकी मोशन के अंदर ही आ गया, ठीक है। फ्रिक्शन, वेव, आप उसके बाद आता है रिपल्सन, इलास्टिसिटी,
जो इस तरह के सब केस आते हैं सब मैकेनिक्स के अंदर आते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, व्हाट इज मोशन, फ्रैक्शन, वेव, रिपल्शन, ठीक है। इस तरह की जो चीज़ें आती हैं सब मैकेनिक्स के अंदर आती हैं, तो ये हम लोग मैकेनिक्स के अंदर इतना स्टडी करेंगे। अब आते हैं थर्मोडायनेमिक्स के अंदर। थर्मोडायनेमिक्स के अंदर क्या क्या पढ़ेंगे आप लोग, पहला लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। देखिए इसका इस पॉइंट्स का ज़्यादा यूज़ नहीं है, लेकिन जानना बहुत ज़रूरी है फिजिक्स पढ़ने के लिए। बेसिक कॉन्सेप्ट ही है, मतलब फिजिक्स का किस तरह से स्कोप हम करेंगे, फिजिकल वर्ल्ड किस तरह से हम एक्सप्लेन करेंगे। लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ेंगे हम लोग। दूसरा पढ़ेंगे आपका हीट, एनर्जी, टेम्परेचर, तो इस तरह की सब चीज़ें जो होती है हम लोग थर्मोडायनेमिक्स अंदर पढ़ेंगे। अब बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक। इलेक्ट्रोस्टैटिक का हम जनरली, ये तो आपका 11th में पढ़ेंगे, ये भी 11th में पढ़ेंगे, लेकिन ये सब जो है 12th में पढ़ाया जाएगा, ठीक है। ये 12th में, ऑप्टिक्स भी 12th में पढ़ाया जाएगा। तो ये सब चीज़ें हैं, हम बता देते हैं इलेक्ट्रोसिटी में। इलेक्ट्रोसिटी में जनरली हम चार्ज के बारे में पढ़ेंगे, दो चार्ज पार्टिकल्स के बीच में अट्रैक्शन रिपल्शन क्या किस तरह से होता है, ये सब इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंदर आता है। उसके बाद ये ऑप्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे, ये भी आप लोग थोड़ा सा छोटा मोटा ऑप्टिक्स ऊपर ऊपर 10th में पढ़ लिया है, लेकिन जो इसकी डीपली ऑप्टिक्स की स्टडी होगी वो क्लास 12th में होगी, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें हैं 11th की, जो हम लोग ये पढ़ेंगे मेनली थर्मोडायनेमिक्स एंड मैकेनिक्स। तो थर्मोडायनेमिक्स और मैकेनिक्स के बारे में हम लोग बताएंगे थोड़ा बहुत। तो थर्मोडायनेमिक्स में जो होता है हमें बेसिकल, अब हम थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ेंगे ही व्हाट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, लॉ ऑफ कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्वेशन, एनर्जी कंजर्व होती है, दिस इज द चेंज ऑफ वन पार्ट वन फॉर्म टू अदर फॉर्म, मतलब एनर्जी कंजर्व होती है, वो केवल चेंज होती है एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में। तो ये हम लोग जो पढ़ेंगे इसमें आपका थर्मोडायनेमिक्स के अंदर आते हैं। अब हम इसके आगे जो नेक्स्ट पॉइंट है उसके बारे में बताएंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी। आपका जो लास्ट सेकंड पॉइंट है वो है फिजिकल प्रॉपर्टी, सॉरी फिजिकल टेक्नोलॉजी लॉजी एंड सोसाइटी। फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, किस तरह से फिजिक्स का हमारे सोसाइटी में क्या योगदान हुआ। अगर हम एक लोग बहुत ही तगड़ा कॉन्सेप्ट आपको बताएं, तो जो हमारा फिजिक्स एंड, ठीक है ना, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी, देखिएगा नोट करिएगा, फिजिक्स प्लस टेक्नोलॉजी इक्वल टू सोसाइटी। क्या कहना गलत होगा? एक्चुअली फिजिक्स को तो कहा जाता है ना, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस, ठीक है, फिजिक्स इज द किंग ऑफ साइंस। और मैथ्स को कहा जाता है वाइल मैथ्स इज द क्वीन ऑफ, ठीक है। तो मैथ कहा जाता है ऐसा कि फिजिक्स, हम नहीं कहते, लोग कहते हैं कि फिजिक्स द किंग ऑफ साइंस, फिजिक्स साइंस का राजा है, एंड वाइल जबकि मैथ्स रानी है, ठीक है। लेकिन केमिस्ट्री वाले नाराज ना हो, केमिस्ट्री में कहा जाता है द केमिस्ट्री इज द कलेक्शन, ठीक है ना, जैसे कहते हैं केमिस्ट्री द डाटा, यानी दुनिया भर की चीज़ें रटना। तो बुरा ना मानिए केमिस्ट्री वाले, फेवरेट फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री इज इक्वल टू क्या होता है, सोसाइटी। तो हम लोग इसमें देखें, अगर हम डीपली समझें, तो फिजिक्स में जैसे मान लीजिए स्टीम इंजन की हम बात करें, स्टीम पहले इंजन था, स्टीम इंजन क्या हुआ, इसकी इफिशियंसी जो भी थी हमको इफिशियंसी बढ़ानी है। मान लीजिए इसकी इफिशियंसी कम थी, ठीक है, कम इफिशियंसी थी, इसकी इफिशियंसी बढ़ानी थी, तो हम लोगों ने हीट इंजन का यूज़ किया, यानी लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया, ठीक है ना, हीट इंजन का यूज़ किया हमने, लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स लगाया। तो ये सब देखिए न्यू फिजिक्स, यहाँ से क्या हुआ, ओल्डेस्ट फिजिक्स को, ये ओल्डेस्ट फिजिक्स है, स्टीम इंजन चला करता था पहले, अभी सब फ्लॉप हो गया। अब हम लगता है न्यू फिजिक्स में अगर हम लोग देखें, तो इसके अंदर क्या हुआ कि न्यू फिजिक्स के अंदर हमने इफिशियंसी बढ़ाने का काम किया, यानी इफिशियंसी बढ़ाने के साथ साथ फिजिक्स का ग्रोथ हुआ, यानी फिजिक्स बढ़ गई। तो पहले जो स्टीम इंजन थी, ये हमारी न्यू फिजिक्सकल टेक्नोलॉजी में थर्मोडायनेमिक्स आ गई, हीट इंजन में बदल गई, हीट इंजन जिसकी इफिशियंसी अच्छी थी, ठीक है ना, इफिशियंसी इसकी बढ़ गई, इफिशियंसी इंक्रीज्ड। तो जब इफिशियंसी हम बढ़ाएंगे, यानी मशीन की जब इफिशियंसी जितनी अच्छी होगी उतनी हमारा वर्कआउट ज़्यादा होगा। तो हमने स्टीम इंजन को ग्रोथ करा के न्यू फिजिक्स हीट इंजन में चेंज किया। यही प्रोसेस, यानी किसी टेक्नोलॉजी करके यूज़ करके जो हमने नया फिजिक्स बनाई, यही हमारी सोसाइटी है, ठीक है। तो फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी में यही है कि जब हम किसी भी पुराने फिजिकल पॉइंट्स को चेंज करके उनकी एफिशिएंसी इंक्रीज करके नई टेक्नोलॉजी या सोसाइटी बनाते हैं, ये सब तरह के जो पॉइंट्स नया क्रिएट होता है, एफिशिएंसी बढ़ती है, इस तरह की जो प्रक्रिया है वो फिजिकल टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी के अंदर आता है।
ठीक है ना। जैसे सेमीकंडक्टर में सिलिकॉन चिप बना करता था पहले, ठीक है, सिलिकॉन चिप बनता था आपके इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, सिलिकॉन चिप बना करता था, उससे हम लोग क्या किए, सिलिकॉन चिप से कंप्यूटर बना दिए, लैपटॉप बना दिए। तो हम लोग सेमीकंडक्टर में अगर ध्यान दें, ये देखिए ये फिजिक्स है, कंडक्टर में सिलिकॉन चिप, सिलिकॉन चिप बनाकर, ये तो हमारा फिजिक्स है सेमीकंडक्टर। लेकिन ये फिजिक्स हमने टेक्नोलॉजी चेंज किया, ठीक है, जिसमें आप लोग बना सकते हैं, आप लोग पढ़े होंगे, लैपटॉप सबके पास है, ठीक है। तो हम लोग क्या किए, इसे फिजिकल टेक्नोलॉजी से चेंज कर दिया, फिजिक्स में क्या आ गए, लैपटॉप पे आ गए। तो ये हमारी फिजिक्स है, ये हमारी टेक्नोलॉजी है। जब हम तीनों को साथ में मिलाए तो हमारी सोसाइटी का ग्रोथ हुआ, ये हमारी सोसाइटी है। क्लियर, अब ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब हम बात करेंगे आपको नेक्स्ट, तो पूरी फिजिक्स का पूरे चैप्टर का 4 पॉइंट्स में, 4 यूनिट्स में सब खत्म करना हमको पढ़ा करके, तो वो 4 यूनिट्स के बारे में हम लोग डीपली स्टडी करेंगे। तो हम लोग नेक्स्ट और लास्ट हेडिंग है इस चैप्टर का, ये पूरी एक चैप्टर को मैंने एक वीडियो में क्लियर किया है। तो इस चैप्टर में लास्ट पॉइंट 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ द नेचर। नेचर कह सकते हैं, फिजिक्स कहते हैं, क्योंकि आप लोगों को मैंने बता दिया कि जो फिजिक्स होता है वही नेचर होता है, या नेचर होता है वही फिजिक्स होता है। क्लियर। तो हमारा जो लास्ट हेडिंग है 4 फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ नेचर। तो जो फंडामेंटल फोर्स है 4, वो उसके बारे में हम पढ़ेंगे। फोर्स तमाम पढ़ेंगे, लेकिन अभी इसमें हम लोग 4 पढ़ेंगे। पहला है ग्रेविटेशनल फोर्स। पहला पॉइंट क्या है, ग्रेविटेशनल फोर्स, नल फोर्स, पहला पॉइंट। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के बाद दूसरा जो पॉइंट्स हैं इसमें छोड़ देंगे, इनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताएंगे। जो दूसरा पॉइंट्स है वो आपका है इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म फोर्स, या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स बोल सकते हैं, ठीक। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में बता देंगे। तीसरा जो काफ़ी पॉइंट है वो हमारा आता है, तीसरा जो पॉइंट्स है वो हमारे आते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स। और जो चौथा लास्ट पॉइंट है वो है आपका वीक न्यूक्लियर फोर्स। अब हम इस 4 पॉइंट को समझ लेंगे, पूरी फिजिक्स कंप्लीट, पहला चैप्टर, ठीक है। तो ये हम लोग एनसीईआरटी में इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे। पहला आता है ग्रेविटेशनल फोर्स। तो आप लोग जानते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा 2 ऑब्जेक्ट बीच लगता है, ठीक है। तो जब 2 ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में हमेशा एक दूसरे का अट्रैक्टिंग करते हैं, ध्यान रखना, ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या करता है, अट्रैक्ट करता है अपने केंद्र की ओर, सेंटर की तरफ। तो ये 2 ग्रेविटेशनल फोर्स में पहला पॉइंट हो गया। और ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स है काफ़ी बिग डिस्टेंस का होता है, यानी इसकी जो रेंज होती है हायर रेंज होती है, क्योंकि आप लोग देख रहे हैं काफ़ी दूर से लगता है, हायर रेंज होती है इसकी ग्रेविटेशनल की, कोई लिमिट नहीं होती है। वीकेस्ट फोर्स होता है, ये काफ़ी कमज़ोर फोर्स होता है, वीकेस्ट फोर्स। कैसे, ये दूरी के हिसाब से डिपेंड करता है। ये फोर्स लगता है हायर रेंज में, लेकिन अगर इसकी फोर्स की लिमिट की बात करें तो ये वीकेस्ट होता जाता है, यानी दूरी बढ़ने के साथ साथ ये फोर्स वीकेस्ट होता जाता है। तो हायर रेंज है, वीकेस्ट फोर्स है, और ग्रेविटेशनल फोर्स आपस में 2 ऑब्जेक्ट के आपस में अट्रैक्ट करता है। तो इसके बारे में हम लोग बता दिए, ठीक है। अब हम बात करेंगे उसके बाद इसके अंदर हम लोग आते हैं, जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स के अंदर तमाम फोर्स हैं, आपके कैप्लर्स लॉ वगैरह जब हम पढ़ाएंगे तो इसमें भी वही सब चीज़ें बताई जाएंगी। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक की। इलेक्ट्रोस्टैटिक जो होता है ये भी एक लॉन्ग चेन है, लॉन्ग रेंज है, लेकिन ये जो हमेशा होता है वो चार्ज के बीच में लगता है, ठीक है। चार्ज के बीच में हमेशा क्या लगता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगता है। ये बात एकदम ध्यान रखिए कि एक तरह के जो चार्ज होते हैं, एक तरह के जो चार्ज होते हैं, सेम चार्ज जो होते हैं, यानी पॉजिटिव पॉजिटिव वो रिपल्सन होता है। अगर डिफरेंट डिफरेंट चार्जेस हैं तो अट्रैक्शन होता है। तो ये ध्यान देना, ये अट्रैक्ट टू ईच अदर हो गया। अगर सेम प्लस चार्जेस हैं, यहाँ प्लस चार्जेस हैं, तो ये दोनों क्या करेंगे, आपस में रिपल करेंगे। तो सेम तरह के चार्जेस जो होते हैं वो रिपल करते हैं ईच अदर, एंड द डिफरेंट चार्जेस जो अट्रैक्ट ईच अदर। तो ये ध्यान रखिएगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक ये भी एक हायर रेंज है, लॉन्ग रेंज, हायर रेंज है। ये भी चार्ज पार्टिकल्स काफ़ी दूर तक इसको अट्रैक्ट करता है। ये वीकेस्ट फोर्स हम नहीं कर सकते हैं, ये फोर्स जो इसके बीच लगता है उतना वीकेस्ट फोर्स नहीं है, ठीक है, लॉन्ग रेंज है। नो मैटर इज रिक्वायर्ड, ये दोनों के लिए कोई मैटर की आवश्यकता नहीं होती है, ध्यान रखिएगा, नो मैटर इज रिक्वायर्ड। इसका मतलब समझ रहे हैं, किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं है, ठीक है ना। नो मीडियम इज रिक्वायर्ड, नो मैटर, कोई मैटर में कोई मीडियम नहीं है, ध्यान रखें, नो मीडियम लिख लीजिए, नो मीडियम इज रिक्वायर्ड।
तो इसके लिए कोई मीडियम की आवश्यकता नहीं है, यानी दो पार्टिकल्स आपस में है तो उनके बीच फोर्स लगेगा, हायर रेंज ये भी है, तो ये सब चीज़ें दो चीज़ हम लोग ध्यान रखेंगे। तीसरा है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, ये काफ़ी स्ट्रांग होता है। न्यूक्लियस फोर्स की बात करते हैं तो हम सबसे पहले हम बात करते हैं न्यूक्लियस क्या होता है, ठीक है। पहले हम बात करेंगे व्हाट इज न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस आप लोग जानते होंगे कि जब हम कोई एटॉमिक स्ट्रक्चर केमिस्ट्री आप लोगों ने पढ़ा होगा, जब हम न्यूक्लियस की बात करते हैं तो ये न्यूक्लियस में क्या क्या होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होता है, ठीक। तो न्यूक्लियस में बहुत सारे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन। तो अगर हम सिंपली बात करें तो प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी अगर हम पॉजिटिव चार्ज की बात करें तो आपस में दो प्रोटॉन आपस में रिपल करेंगे, लेकिन ये तो किसी न्यूक्लियस के अंदर रहते हैं, है ना। तो न्यूक्लियस के अंदर ये रहते हैं, लेकिन ये दूसरे को रिपल नहीं करते, रिपल करते तो ब्लास्ट कर जाता, लेकिन रिपल नहीं करते, उसके अंदर होते हैं। तो इसकी हम लोग क्वालिटी पढ़ते हैं कि आखिर क्यों ऐसा होता है कि पॉजिटिव चार्ज किसी न्यूक्लियस के अंदर पैक है तो वो आपस में रिपल्सन क्यों नहीं कर रहा है, यानी ब्लास्ट क्यों नहीं कर रहा है। तो इस पॉइंट की हम बात करेंगे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस की। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस, ध्यान देना भैया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस जो है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस में जो प्लस प्लस चार्ज होते हैं, इनमें जो भी चार्ज पार्टिकल होते हैं, न्यूक्लियाई का नाम पड़ा होगा, न्यूक्लियन, सॉरी, इसके जितने अंदर न्यूक्लियस के अंदर जो जी प्रोटॉन्स को न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, न्यूक्लियॉन्स, ठीक है, न्यूक्लियॉन्स बोलते हैं, यानी जो पार्टिकल यानी पी है। अब यहाँ पे रिपल्सन नहीं होगा, इसका नेचर होता है कि सभी पार्टिकल्स को आपस में न्यूक्लियन की वजह से सभी पार्टिकल आपस में केवल अट्रैक्ट होते हैं, चाहे वो पी हो, पीएन हो, एनपी हो, सब क्या करते हैं आपस में अट्रैक्ट ईच अदर होते हैं, इसीलिए इनको हम बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई। यानी अगर सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हम लोग कहें तो सबसे ज़्यादा जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई होगा वो ही होगा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई, क्लियर, ठीक है। तो ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियाई के बारे में समझ लीजिएगा, बहुत ही कंफ्यूजन यहीं पे पॉइंट होता है कि पी यानी प्रोटॉन, प्रोटॉन तो पॉजिटिव होता है, लेकिन ये न्यूक्लियस ब्लास्ट क्यों नहीं होता। तो ये न्यूक्लियस ब्लास्ट इसलिए नहीं होता क्योंकि इनके न्यूक्लियंस की वजह से ये आपस में एकदम बधे होते हैं, क्लोज होते हैं, और जब सब आपस में मिल के रहते हैं इसलिए स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस बोलते हैं। न्यूक्लियस का हम लोग ज़्यादा यूज़ तो किया हम लोगों ने, जैसे विस्फोट में इसका यूज़ किया, एनर्जी इसका उधर यूज देखा जाए तो इसका न्यूक्लियन का यूज़ हम लोगों ने, अगर वर्ल्ड वार की बात करें तो वहाँ हमारा बहुत नुकसान हुआ। उसका यूज़ हम लोगों ने किया इलेक्ट्रिसिटी की डेवलपमेंट में कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी का उत्पादन कर सकते हैं, लेकिन वर्ल्ड वार में काफ़ी क्षति हुई इसकी, तो इसके हानि भी हैं और लाभ भी हैं। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस का तो लास्ट और एक्सप्लेन पॉइंट बताएं, वीकेस्ट न्यूक्लियर। ये जो वीकेस्ट न्यूक्लियर है काफ़ी डिस्ट्रक्टिव और ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है, लेकिन इसके बाद हम बता देते हैं कि इसके जो न्यूक्लियर फोर्स लगते हैं वो काफ़ी कमज़ोर होते हैं, ठीक है ना। तो इसको हम बोल सकते हैं रेडियो एक्टिव, ये ओनली ऑन रेडियो एक्टिव, ठीक है, रेडियो एक्टिविटी में यूज़ करते हैं, जो रेज वगैरह अल्फा पार्टिकल्स बीटा पार्टिकल्स रेडियो एक्टिविटी में आते हैं तो उनके अंदर यूज़ करते हैं। अगर हम इस चारों फोर्स में सबसे स्ट्रॉन्ग फोर्स की बात करें तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस फोर्स है, क्लियर। उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है, हायर रेंज में होता है काफ़ी, तीसरे मीडियम पे ये आते हैं, चौथे में सबसे कम ही आता है, सबसे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस होता है, और सेकंड होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एंड थर्ड होता है आपका वीक न्यूक्लियर, एंड लास्ट होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ये वीकेस्ट फोर्स है, ये वीक फोर्स है, लिख सकते हैं वीक फोर्स। तो सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट है इस चैप्टर का जो यही चार पॉइंट है, ठीक, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियस एंड वीक न्यूक्लियस। तो चार पॉइंट्स को हम लोग स्टडी डीपली किया है, इस चैप्टर को ये कम्प्लीटली फिनिश है। अगर इस चैप्टर का नेक्स्ट जो वीडियो है चैप्टर 2 स्टार्ट करेंगे हम, उसमें बताएंगे डायमेंशन एनालिसिस, मेजरमेंट, ये सब चीज़ें हम नेक्स्ट सेकंड चैप्टर में बताएंगे। तो ये चैप्टर फर्स्ट जो आपका ये कंप्लीट है, इसमें कम्प्लीटली पढ़ लें। जिसको कोई भी प्रॉब्लम हो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें या मेरा व्हाट्सअप नंबर लेकर के उस पर पढ़ सकता है। इसका मैं PDF नोट्स एक अपने चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक में भेज दूंगा, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करें। थैंक यू स्टूडेंट।